अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्पॉर कॉमर्स क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अकाउंटिंग के कुछ एमसीक्यूज़। तो यहाँ पे हम वो डिस्कस करेंगे और साथ में देखेंगे इनका आंसर क्या है। ये वो एमसीक्यूज़ है जो प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं, जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे इसका डिस्कस करने का मतलब क्या है, मैं ये नहीं बोल रही कि ये आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी यही आएंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है और प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बहुत कम होती है इनको आने की। लेकिन हाँ, अगर आप पेपर चेक करते हो पिछले साल का या पास्ट फ्यू ईयर्स का, उससे आपको क्या पता चलता है कि ये आपको थोड़ी हिंट मिल जाती है कि जो लेवल होती है पेपर सेट करने की वो कैसी हो सकती है, आपका एग्जामिनर कहाँ तक जा सकता है वो आप इन पेपर्स हमें ये पता चलता है। ये नहीं होता कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स पढ़ोगे तो इसका मतलब है यही आएगा नेक्स्ट ईयर में भी, नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ लेवल आपको पता चल जाती है कि किस टाइप का पेपर वो सेट करते हैं, किस हद तक वो जा सकते हैं। ठीक है, कितना वो टफ डालते हैं या मीडियम टाइप का होता है, ये हिंट मिल जाते हैं। एंड कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी प्रीवियस ईयर के भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैंने कहा ना प्रोबेबिलिटी होती है लेकिन बहुत कम होती है। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे यहाँ पे। आप हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं एमसीक्यूज डालती रहती हूँ, चाहे वो अकाउंटिंग के हो या बाकी जो सिलेबस है हमारा उसके रिलेटेड। ठीक है, मैं डालती रहती हूँ। तो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। साथ में जो मेरी चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले लिखा है यहाँ पे पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क। ठीक है, पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क, ये सारे के सारे क्या होते हैं। अब पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है या कॉपीराइट क्या होता है। पेटेंट इज सिंपली अ राइट। अगर आप कोई नई चीज़ बनाते हो तो उस पर जो राइट है ना वो खाली आपका होता है, वो किसी, क्योंकि वो आपने बनाई है ना पहली बार, मैं पहली बार की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये, तो वो आपका बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से कॉपीराइट, आपने कोई बुक पब्लिश की तो उसका जो कॉपीराइट है ना वो आपके पास रहता है। इसी तरीके से ट्रेडमार्क इज सिंपली अ सिंबल होती है, ये किसी बिजनेस की, किसी बिजनेस को रिकग्नाइज हम इससे करते हैं, राइट। तो ये सारे बिजनेस के रिलेटेड टर्म्स है। अब हमें बोला गया है कि ये क्या होते हैं, क्या ये करंट एसेट्स होते हैं, क्या ये फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। देखो, पेटेंट हो या कॉपीराइट हो, ट्रेडमार्क हो, ये सारी की सारी हमारी एसेट्स होती हैं। आपके पास एक राइट है, राइट इज़ ऑल्सो अ एसेट। अगर आप एसेट्स की पूरी डेफिनेशन देखोगे ना, राइट का मतलब भी होता है ये आपकी एसेट है। अगर मेरे पास कोई राइट है इसका मतलब वो मेरे लिए एक एसेट बनती है। ठीक है, मेरे पास राइट है कि मैं ये चीज़ जो है ये कर सकती हूँ और किसी के पास ये राइट नहीं है, तो मेरे लिए वो एक मतलब एक एसेट बन जाएगी वो राइट। ठीक है, तो ये पेटेंट हो, ट्रेडमार्क हो, यानी कॉपीराइट हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये राइट्स होते हैं और राइट इज़ ऑल्सो अ एसेट। अब कौन सा एसेट है, क्या आप इनको देखते हो। मैं आपको बोलूँगी मेरे पास राइट है कि मैं खाली यहाँ पे बैठ सकती हूँ, क्या आप इस चीज़ को देख सकते हो कि यहाँ मैं देखना चाहती हूँ किधर है राइट, किस जेब में है राइट, नहीं, हम नहीं देख सकते इन चीज़ों को। तो इट्स अ एसेट बट इंटेंजिबल एसेट है ये। ठीक है, ये बिजनेस को बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, ये नहीं, ऐसा नहीं है कि ये बेनिफिट नहीं है। देखो, हमने एसेट की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तब हमने बोला था कि आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने चाहिए। ठीक है, पास्ट इवेंट से जनरेट होता है वगैरह वगैरह, ये सब हमने पढ़ा था ना एसेट्स की डेफिनेशन में। तो अगर हम कॉपीराइट की बात करें, ये कैसे आता है आपके पास, जब आपने एक बुक लिखी है, यानी पास्ट में आपने कोई इवेंट किया होगा, कुछ एक्टिविटी की होगी, उसके पास एक कॉपीराइट आपके पास आया है। नाउ इट्स गिव्स यू अ बेनिफिट। कैसे, जब आप इसको पब्लिश करते हो, अगर सेल हो रही है तो डेफिनेटली इट विल गिव अ राइट। ठीक है, या अगर कभी कभी हम अपना कॉपीराइट सेल भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी परमिशन से, क्योंकि मेरा राइट है, तो मैं ही अगर चाहूँगी किसी को देना तो दे सकती हूँ। ठीक है, तो उससे भी तो बेनिफिट्स आ रहे हैं ना। मीन्स ये सारी जो एसेट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो हम बोलेंगे कि ये फीचर्स होने चाहिए एक एसेट में, अगर आप पूरा देखोगे इन तीनों में वो फीचर्स हैं। ये आपको बेनिफिट भी प्रोवाइड करते हैं, ये आपके ही होते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हमारी एसेट्स होती है। पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क तीनों मेरे लिए एसेट्स। लेकिन कौन सी एसेट्स, वो एसेट्स जिनको आप नहीं देख पाते, इनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती। अगर मैं आपको बोलूँगी इस ऑथर के पास कॉपीराइट है, अगर आप उसको बोल चलो दिखाओ किधर है कॉपीराइट, नहीं दिखा सकता है वो, क्योंकि कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है उसकी, राइट, लेकिन राइट है उसके पास। देन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, इंटेंजिबल एसेट आएगा इसको। ठीक है, ना तो करंट एसेट है ये, ना तो फिक्स्ड एसेट है,
तो कौन सी एसेट है ये? इंटेंजिबल एसेट। आपका ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। होप सो ये समझ में आया होगा। पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। पेटेंट क्या होता है? जब आप कोई नई चीज़ बनाते हो उस पर जो आपको राइट मिलता है। कॉपीराइट का मतलब जब आप नई बुक पब्लिश करते हो वो राइट आपको। ट्रेडमार्क एक मान लो सिंबल होती है जिससे आपके बिजनेस को पहचान मिलती है, राइट, कि ये मेरा बिजनेस है। तो ये तीनों की तीनों राइट होते हैं। एंड राइट इज़ ऑल्सो एन एसेट, क्योंकि जो एसेट के जो फीचर्स है वो इन तीनों को ये तीनों वो सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। ये आपको बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, ये आपके ही होते हैं, ये लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, ओके। तो ये उन फीचर्स को सेटिस्फाई करते हैं। बट हाँ, एक चीज़ इनमें मिसिंग होती है, दैट इज़ ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होते, इसीलिए एसेट हैं लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? लाइबिलिटी, एक सेकेंड। Liability which is payable on the happening of an event is liability which is payable on the happening of an event. This is important. देखो liability क्या होती है, liabilities क्या होती है, डेफिनेशन मैंने समझा दी थी शॉर्ट में। यहाँ पे भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर्स या कभी कभी इंटरनल भी होती है। हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एक ऐसी लाइबिलिटी जो आपको तब पे करनी होती है जब कोई इवेंट होता है, ठीक है। यानी जब कोई इवेंट होगा तब आपको लाइबिलिटी पे करनी है। उस लाइबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? क्या उसको हम कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग लाइबिलिटीज़ बोलते हैं, करंट लाइबिलिटी बोलते हैं, या नन ऑफ द अबव? हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, अगर आपको याद होगा जब मैंने आपको कंटीजेंट लाइबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ाई थी तब मैंने आपको बोला था ये ऐसी लाइबिलिटी होती है जब तब पे करनी होती है जब कोई इवेंट होता है। मीन्स हैपनिंग ऑफ एन इवेंट फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है। और ऐसी लाइबिलिटी जो कि आपको फ्यूचर में पता चलेगी ये लाइबिलिटी सच में है या नहीं, ऐसी लाइबिलिटीज़ को हम कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ए, कंटीजेंट। देखो कंटीजेंट का मतलब होता है अनसर्टन, जो कंटीजेंट मीन्स जो फ्यूचर में आपको पे करनी होती है। इसमें मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि अगर हम कोर्ट में केस चल रहा है, देखो बिजनेस में एक कॉन्सेप्ट है कि आपको हमेशा लॉसेस के लिए रेडी रहना पड़ता है। किसी बच्चे के दिमाग में आता होगा अगर ये लाइबिलिटी है ही नहीं अभी तो हम क्यों इसको कंटीजेंट लाइबिलिटी का नाम, हम क्यों अपने बिजनेस में इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि ये तो फ्यूचर बताएगा है कि नहीं। क्योंकि यहाँ से हमें दूसरी चीज़ को भी तो देखना पड़ेगा ना। हमारा कॉन्सेप्ट हमें बोलता है कि ऑलवेज बी रेडी फॉर लॉसेस, रेडी रहो लॉसेस के लिए। अगर आपको लग रहा है कि बिजनेस में लॉसेस होने वाले तो रेडी रहो उस चीज़ के लिए, अभी से तैयारी कर लो उस चीज़ के लिए। अगर कोर्ट में केस चल रहा है, आपको नहीं पता है कि आप ये जीतने वाले हो या हारने वाले हो, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा कंजर्व बनते हैं। यहाँ पे ना बोलते हैं ना कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, तो थोड़ा सा हम नैरो माइंडेड बनते हैं। हम बोलते हैं नहीं पता नहीं कि कोर्ट में क्या होगा, बेटर है अभी से रेडी रहो। तो अभी से इसके लिए एक लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं इस केस के लिए, जो कि फ्यूचर में डिसाइड होगी कि मैं ये हारूंगा या जीतूंगा ये केस। तो उसके लिए मैंने अभी से एक लाइबिलिटी बना दी और उसको हमने नाम दिया कंटीजेंट लाइबिलिटी। अब हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, यानी जब वो केस की मतलब हियरिंग्स वगैरह वो तो फ्यूचर में आपको पता चलेगी कि ये सच में आपकी लाइबिलिटी बनेगी या नहीं। तो इट इज़ योर कंटीजेंट लाइबिलिटी। अगर आप कंटीजेंट लाइबिलिटी की डेफिनेशन जो मैंने आपको पढ़ाई थी देखोगे, वहाँ पे मैंने लिखवाया था ये हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। लाइबिलिटी विच इज़ पेएबल ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, कंटीजेंट लाइबिलिटी। फ्लक्चुएटिंग लाइबिलिटी कोई लाइबिलिटी होती ही नहीं है, करंट लाइबिलिटी तो है नहीं। ये करंट का मतलब होता है जो आपको विद इन, देखो इसमें इवेंट हो चुका होता है, मीन्स इसमें आपने करंट लाइबिलिटी क्या होती है कि आपने कोई काम किया होगा उसके बाद अब आप पे करोगे इसको। इवेंट हो चुका होता है, अब पे करने की बारी होती है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बारी होती है, ठीक है। नन ऑफ द अबव तो इसमें आएगा नहीं। होप सो ये आपको समझ में आएगा कि हैपनिंग ऑफ एन इवेंट का मतलब। अगर नहीं आया होगा तो आप मेरी जो कंटीजेंट लाइबिलिटी की जो डेफिनेशन मैंने समझाई थी वो आप देखिए, आपको ये ऑब्जेक्टिव अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन, अकाउंटिंग इक्वेशन किस प्रिंसिपल पे चलती है, ड्यूअल एस्पेक्ट पे, बिजनेस एंटिटी पे, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे, या ऑल ऑफ द अबव। देखो कॉन्सेप्ट तो सारे इसमें क्या बोलते हैं फॉलो होते हैं, चाहे गोइंग कंसर्न हो, लेकिन अगर हम परफेक्ट देखेंगे ना इसको फिट कौन करता है, दैट इज़ ड्यूअल एस्पेक्ट। क्योंकि अकाउंटिंग में दो साइड होते हैं, आपके एसेट्स जो वो होते हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के बराबर, और ड्यूअलिटी एस्पेक्ट हमें यही बोलता है कि हर ट्रांजैक्शन में दो साइड इफेक्ट होता है, टू साइडेड इफेक्ट होता है। आपका डेबिट हमेशा आपके क्रेडिट के बराबर होता है। ये मैंने कल भी आपको समझाया था कि जब तक ये चीज़ नहीं होगी, कि जब तक आप क्रेडिट एंड डेबिट्स को नहीं लेके चलोगे साथ साथ, तब तक अकाउंटिंग इक्वेशन कभी भी बैलेंस नहीं होगी। क्योंकि यही कॉन्सेप्ट ये बोलता है हर ट्रांजैक्शन में डेबिट भी है क्रेडिट भी है विथ इक्वल
अमाउंट, मीन्स हर ट्रांजैक्शन में आपका डेबिट भी होगा क्रेडिट भी होगा और अमाउंट भी सेम ही होगा, तभी तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहेगी, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन हमने देखी थी कैसे हम इसको करते हैं, कैसे ये हमेशा बैलेंस्ड रहती है, क्या क्या इसमें आता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ड्यूअल एस्पेक्ट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इज राइट साइड ऑफ बैलेंस शीट स्टेटस। देखो बैलेंस शीट ऐसे होता है, स्टेटमेंट एक होता है ऐसे टी फॉर्मेट में सोल प्रोपराइटर का। अब इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता, बल्कि इसमें साइड्स होते हैं। ये होता है आपका लाइबिलिटी साइड, ये होता है आपका एसेट साइड। यहाँ से लाइबिलिटीज़ लिखी जाती है, यहाँ पे उनका अमाउंट, यहाँ पे एसेट्स लिखी जाती है, यहाँ पे उनका अमाउंट। अब हम अगर आप इस बैलेंस शीट को देखोगे, ये बोल रहा है कि जो राइट साइड है इसका, तो यहाँ से मुझे अगर मैं देख रही हूँ तो राइट साइड तो ये वाला है, राइट साइड ऑफ द बैलेंस शीट स्टेटस। इसमें क्या होता है, क्या इसमें अप्रिसिएटेड अर्निंग्स होती है, क्या इसमें लाइबिलिटीज़ होती है, क्या इसमें एसेट्स होते हैं, क्या इसमें स्टॉक अर्निंग्स होती है। देखो बैलेंस शीट में तो दो ही साइड्स होते हैं, एक होता है लाइबिलिटी साइड, दूसरा होता है आपका एसेट साइड। यानी लेफ्ट हैंड साइड इज़ योर लाइबिलिटी एंड राइट हैंड साइड इज़ योर एसेट। तो यहाँ पे राइट हैंड की बात की जा रही है, तो अगर मैं आपको बोलूँगी यहाँ पे परफेक्ट आंसर क्या है, तो परफेक्ट इज योर एसेट। ये अप्रिसिएटेड अर्निंग्स, ये स्टॉक अर्निंग्स, यहाँ तो बैलेंस शीट में इनकी कोई ऐसा तो कोई साइड ही नहीं होता बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में तो दो ही है, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स है, फिर इन्हीं के अंडर बाकी चीज़ें आती है। ठीक है, तो लेकिन लेफ्ट हैंड को हम बोलते हैं लाइबिलिटी एंड राइट हैंड को हम बोलते हैं एसेट्स। तो एसेट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एसेट इसको आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अकाउंट्स और रेफर टू एज। जो रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस के अकाउंट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, नॉमिनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। देखो नॉमिनल पहले हम बैंक का देखेंगे। बैंक इज़ योर पर्सनल अकाउंट, नो इसमें तो नहीं आएंगे क्योंकि इसमें खाली पर्सन्स के नाम आए। कैश आपका एसेट अकाउंट था यानी रियल अकाउंट, ये भी नहीं है। रियल अकाउंट में एसेट्स आते हैं, ये तो है। लेकिन नॉमिनल अकाउंट में क्या बोला था कल मैंने, इनकम, एक्सपेंसेस, गेन्स, लॉसेस एंड रेवेन्यूज़। इनकम में अभी बोला था मैंने, रेवेन्यूज़ भी आते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में ये सारी चीज़ें, इसमें इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स वगैरह आते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट शोज बैलेंस ऑफ। अब देखो हमारे बिजनेस, हमारे पास दो टाइप्स के बिजनेस होते हैं। अगर हम प्रॉफिट के बेस पे देखेंगे, यानी अगर हम कैटेगराइज करेंगे ना ऑन द बेस ऑफ प्रॉफिट, तो दो होते हैं। एक तो होते हैं प्रॉफिट ओरिएंटेड, जो प्रॉफिट कमाने के लिए बने हो। दूसरे होते हैं जिनमें प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि सोशल सर्विस हो, मेन पर्पज़, जिनको हम बोलते हैं NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस NPO यानी जो हमारे NGOs होते हैं ना वगैरह, तो उनको NPOs का नाम दिया जाता है। जैसे हमारा यतीम ट्रस्ट नहीं होता, दैट इज़ क्योंकि यतीम ट्रस्ट का मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि उनका मेन मोटिव इज़ सोशल सर्विस। वो सोशल सोसाइटी को कुछ सर्विस देना चाहते हैं, उन बच्चों को कुछ सर्विस देना चाहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर हम प्रॉफिट के बेस पे देखेंगे, दो बिजनेस, एक होते हैं वो बिजनेस जो मैं इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरा मोटिव है प्रॉफिट कमाना। एक होता है वो बिजनेस जो आप इसलिए स्टार्ट कर रहे हो क्योंकि आप सोसाइटी को हेल्प करना चाहते हो, आप कुछ सोसाइटी मतलब कुछ अच्छे काम करना चाहते हो। ठीक है, तो NGOs वगैरह इसमें आते हैं। अब देखो चाहे आप प्रॉफिट ओरिएंटेड हो चाहे आप NP हो, दोनों में आपको अकाउंटिंग करनी ज़रूरी होती है, मीन्स दोनों में रिकॉर्ड्स बनाने ज़रूरी होते हैं। अब जो ये प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेसेस होते हैं, इनमें जब हम अगर हमें देखना होगा कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया है, हम बनाते हैं वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब अगर बेचारे ये NPO वाले होंगे, अगर इनको तो ये नहीं देखना होता है कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया या नहीं, इनको ये देखना होता है कि हमारे पास बचा कितना पैसा। ठीक है, कि जो हम आगे यूज़ करेंगे। तो ये भी बनाते हैं अपनी बुक्स में एक अकाउंट जिसको हम बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो यहाँ पे है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, या स्टेटमेंट भी इसको कहा जाता है। यानी जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिजनेस में बनाते हो, प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस में बनाते हो, वही उसी को नाम दिया गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन NPO। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसलिए वहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं देखना होता, वहाँ पे तो कोई और कुछ और ही देखना होता है आपको कि मेरे पास इनकम कितनी थी और मेरे पास खर्चा कितना हो और बचा कितना मेरे पास वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप क्या देखते हो कि ये भी यही होता है, बस नाम चेंज है। ठीक है, नाम इसलिए चेंज है,
प्रॉफिट ओरिएंटेड में प्रॉफिट का मोटिव होता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। ओके, फिर से समझा देती हूँ। प्रॉफिट ओरिएंटेड में आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एनपीओज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर आप देखोगे, इनको कंपेयर करो, ये एक ही होते हैं। जैसे ये बनता है वैसे ये भी बनता है। फ़र्क यहाँ पे हम प्रॉफिट्स बोलते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे सरप्लस बोला जाता है। ठीक है, सरप्लस उसको बोला जाता है। यहाँ पे हम लॉसेस बोलते हैं, लेकिन एनपीओ में उसको डेफिसिट कहा जाता है। ठीक है, लेकिन रिकॉर्डिंग दोनों को करनी पड़ती है। ओके, अब यहाँ पे यही क्वेश्चन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट शोज द बैलेंस ऑफ। तो जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बैलेंस देखेंगे तो क्या होता है, क्या हो वो हमें कैश इन हैंड दिखाता है, नहीं कैपिटल दिखाता है, नहीं नेट प्रॉफिट दिखाता है, नहीं एक्सेस ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, हाँ यही दिखाता है वो। दिस इज़ द राइट आंसर। अगर हम प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस की बात करें, जो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैंने अभी आपको बोला ये क्यों बनाते हैं ये, क्योंकि इनको पता करना होता है मेरे पास प्रॉफिट कितना है, जिसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट कितना है। ठीक है, लेकिन जब एनपीओ वाले इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वो इसलिए बनाते हैं ताकि वो पता कर सके कि मेरे पास रेवेन्यू कितना था और मैंने खर्चा कितना किया और बचा कितना मेरे पास। ठीक है, सरप्लस जिसको हम बोलते हैं, वो सरप्लस देखने के लिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस होता फिर इसका करेक्ट ऑप्शन ये था। अगर यहाँ पे इनकम की जगह प्रॉफिट एंड लॉस होता ना, तो ये था इसका ठीक आंसर, ये वाला नेट प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो वहाँ पे तो नेट प्रॉफिट की बात ही नहीं होती, ये तो आएगा ही नहीं, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो उसमें ये वाला ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब ये दो चीज़ें क्यों नहीं आएगी, कैश इन हैंड एंड कैपिटल? बेटा ये दो चीज़ें आपको बैलेंस शीट में दिखानी पड़ती है। कल ही समझाया था मैंने कि रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स आपके बैलेंस शीट में आते हैं, ये तो वहाँ पे देखेंगे ये कहाँ से आते हैं। यहाँ पे फिलहाल ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा जैसा होता है वैसा ही आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है, बस हेडिंग इज डिफरेंट है। देखो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे ना, ऐसे बनता है, ये है फॉर्मेट। यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड होता है। यहाँ से सारे एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, यहाँ से सारी इनकम्स लिखी जाती है, लास्ट में आपको प्रॉफिट पता चलता है कितना है। लेकिन अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, ये भी ऐसे ही बनता है इस तरीके से। ठीक है, अब हेडिंग्स में क्या होता है, यहाँ पे लिखा जाता है एक्सपेंडिचर और यहाँ से लिखा जाता है इनकम, और यहाँ पर अमाउंट, जितने भी खर्चे हुए होते हैं एनपीओ में लिखो, जितने भी इनकम्स लिखो, और लास्ट में आपको पता चलता है कि कितना इनकम जो यहाँ पे रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर यानी सरप्लस हमें लास्ट में निकलता है। ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन इज़ दिस वन। ये नहीं आएगा क्योंकि इट्स नॉट अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ होप समझ में आया होगा। ये 3 ट्रस्ट की मैंने एग्जांपल दी, वो बेस्ट है इसको समझने के लिए। हॉस्पिटल वगैरह, स्कूल्स वगैरह, इनको इसी में फॉल करते हैं हम लोग। हम बोलते हैं कि हॉस्पिटल का मेन पर्पस पैसे कमाना नहीं बल्कि पेशेंट्स को सर्व करना होता है। ठीक है, उनको सर्विसेज देनी होती है। इसी तरीके से स्कूल का मेन काम प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि स्टूडेंट्स को सर्विसेज देनी होती है। तो हॉस्पिटल हो या स्कूल हो या कोई NGO हो, ये सारे NPOs माने जाते हैं। लेकिन स्कूल हो, प्रॉफिट या हॉस्पिटल हो, रिकॉर्डिंग रखनी तो ज़रूरी है ना। आपके हॉस्पिटल में रिकॉर्डिंग होनी बहुत ज़रूरी, तभी तो आपको पता चलेगा कि फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, कैसे एक हॉस्पिटल चल रहा है, कौन सा फंड कहाँ पे यूज़ करोगे आप। ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है, और वहाँ पे नेट प्रॉफिट की जगह उसको सरप्लस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे बोला जाता है एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस, किसमें, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस। लेकिन यहाँ पे बोला जाता है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स। ओके, तो दिस इज अ परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज इक्विटी। अब इक्विटी मैंने आपको बोला था, इक्विटी किसका नाम है, दूसरा कैपिटल का दूसरा नाम है ये, राइट। तो बोल रहे हैं कि इक्विटी क्या होती है, क्या ये कैश फ्रॉम द बिजनेस होती है? नहीं, ये तो बिजनेस से नहीं होता, कैश तो नहीं, वो पैसा तो नहीं होता है जो आपने बिजनेस से कमाया होगा, ये तो नहीं आएगा। लाइबिलिटी भी नहीं होती है, लाइबिलिटी ऑफ अ बिजनेस नहीं होती है। ओनर्स क्लेम ऑन द टोटल एसेट्स, क्या ये क्लेम होता है ओनर एसेट्स का, ये एसेट्स का, ये ना ओनर का एसेट्स पे ओनर्स क्लेम ऑन द, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। Equity means owner's claim on total assets.
जितनी भी एसेट्स है उस पे ओनर का क्लेम होता है, क्योंकि जो पैसा होता है स्टार्टिंग में जो पैसा डाला है वो ओनर ने ही तो डाला है, तो जितनी भी एसेट्स होती है ना वो बेटा ओनर की ही होती है। तो इक्विटी रिप्रेजेंट्स हियर ओनर्स क्लेम ऑन द टोटल एसेट्स, ओनर का कितना क्लेम है टोटल एसेट्स पे, यानी कितना हक है बेचारे का, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है इसमें, व्हाट इज़ इक्विटी। अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आएगा तो मुझे बोल देना, मैं आपको रिपीट कर दूंगी, नो इश्यू। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट वन इज़ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, और ये मैंने आपको 1000 बार बोला है कि ये आते हैं ये ऑब्जेक्टिव्स, तो देखो यहाँ पे आया है ये पिछली बार। मटीरियलिटी नो, बिजनेस एंटिटी नो, डुअल एस्पेक्ट नो, तो 3 ही हैं हमारे पास। एक तो होता है कंसिस्टेंसी, एक्रूअल एंड गोइंग कंसर्न, इन्हीं 3 को बोला जाता है फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जाम्पशन। तो सीधी सी बात है इसमें गोइंग कंसर्न आएगा, ठीक है। तो ये है आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज ड्राइंग्स मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम, ड्राइंग्स आप कहाँ से डिडक्ट करते हो, इन्हें किस में से माइनस करते हो। चलो एक सेकेंड, ड्राइंग्स आप कहाँ से डिडक्ट करते हो। ड्राइंग्स क्या होती है, वो अमाउंट जो ओनर बिज़नेस से ले जाता है, ठीक है। अगर बिज़नेस क्या बोलते हैं, हमारा ओनर जो है बिज़नेस से पैसे उठाता है अपने पर्सनल खर्चे के लिए, राइट, या कोई एसेट लेता है अपने पर्सनल खर्चे के लिए, तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। ये मैंने आपको समझाया था। तो ड्राइंग्स उसी को कहा जाता है कि जो ओनर बिज़नेस से पैसे या कोई चीज़ निकाले। अब इसको कहाँ से आप माइनस करोगे, मतलब किस में से माइनस करोगे। अब मुझे आप एक बात बोलो, आपने मुझे 100 रुपीज़ दिया था, तो मीन्स आपका 100 रुपीज़ मेरे पास है, ठीक है। अब आपने क्या बोला, आपने बोला कि कुछ दिनों के बाद आपने बोला मुझे 50 रुपीज़ चाहिए, मुझे 50 रुपीज़ दो, मैंने आपको दे दिए, ठीक है। तो आप मुझे बताओ अब मैं ये 50 रुपीज़ कहाँ से माइनस करूँगी। देखो मेरे पास मेरा भी 100 रुपीज़ है और ये आपका है, ये मान लो ये बी हो आप और ये ए हूँ मैं, ठीक है। ये तो मेरी अपनी इनकम है, लेकिन ये जो 100 रुपीज़ है ये आपका। अब आपने मुझसे 50 रुपीज़ मांगे, मैंने दे दिए, आपने निकाले, ठीक है। अब मुझे ये माइनस करने हैं, तो कहाँ से माइनस करूँगी। तो सीधी सी बात है, आप इसका 100 रुपीज़ था ना आपके पास, तो आप इसी में से माइनस कर दोगे। अब कितना रहेगा इसका मेरे पास, 50 रुपीज़, है कि नहीं, सेम। तो यहाँ पे ड्राइंग्स भी वही है। ड्राइंग्स जो है ना ये कैपिटल से हम माइनस करते हैं, क्यों, क्योंकि मैंने पहले वो कैपिटल वो पैसा होता है जो ओनर का, अगर ओनर ने मेरे बिजनेस में 10,000 रुपीज़ डाले थे, इसमें से इसने 20,000 रुपीज़ या 2,000 या 4,000 मान लेते हैं, 4,000 रुपीज़ इसने वापस ले लिए मुझसे, यानी बिजनेस से बाहर निकाले अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो आप कहाँ से वो डिडक्ट मीन्स माइनस कहाँ से करोगे, डेफिनेटली वो मैं कैपिटल से ही इसको माइनस करूँगी। 4,000 तो बचेगा कितना वहाँ पे 6, तो अब इसके पास मेरा, तो ये कैपिटल में से ही जाएगा, ठीक है। डिडक्ट ये कैपिटल में से ही किया जाता है। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज़, कुछ एक और एमसीक्यूज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन ये मैं आपको अभी नहीं पढ़ाऊँगी, ये मैं आपको इंशाल्लाह जब हम थोड़ा सा टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे तो तब ये ज़्यादा आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये जो है ना ये इसको यहाँ पे मैं ये चीज़ बोल दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बहुत बार आ चुका है एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि कंफ्यूजिंग है थोड़ा बहुत, बच्चा बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें क्या क्या करना है, ठीक है। ये जो है ना ये मैंने 3 मतलब लास्ट 3 इयर्स के जो पेपर्स हैं ना, तीनों बार ये ऑब्जेक्टिव है ना, ये इस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स आ चुके हैं एग्ज़ाम में, ये इनकम टैक्स वाले, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा टैक्स के बारे में पता होना चाहिए, इनकम टैक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी ना वो मैं इसी को उस पर हम इसी पे ऑब्जेक्टिव्स करेंगे और साथ में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन टैक्स के रिलेटेड भी दूंगी। आई होप आपको ये थोड़ा सा छोटा सा वीडियो हो या लंबा चला गया, पता नहीं कितने मिनट्स का बना है, तो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरी चैनल को है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को, एंड अगर कहीं पर कन्फ्यूजन है वो भी बोल दीजिए, मैं रिपीट करूँगी क्वेश्चंस को, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।